नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक विषय पर बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो भारत कहाँ होगा? क्या भूमिका निभाएगा? हाँ, ये सवाल आजकल कई जहनों में है और हमारे पास एक स्रोत है विश्व युद्ध 3 में भारत की भूमिका, जिसके कुछ अंशों पर हम आज गौर करेंगे। बिल्कुल। ये स्रोत काफी कुछ कवर करता है, भारत की शुरुआती रणनीति, कूटनीति, सैन्य ताकत, तकनीक। और खतरे भी। हाँ, जाहिर है खतरे भी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्रोत के मुताबिक शुरुआत में भारत का रवैया कैसा रह सकता है? देखिए, स्रोत जो सबसे अहम बात कहता है वो है रणनीतिक तटस्थता, मतलब स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। ये भारत की जो पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति रही है ना, हाँ, नॉन अलाइनमेंट, हाँ, उसी का एक तरह से नया रूप है। आजकल इसे मल्टी अलाइनमेंट भी कहते हैं। मतलब भारत सीधा सीधा किसी सैनिक गुट में शामिल होने से बचेगा। तब तक जब तक उस पर हमला ना हो। हाँ, जब तक सीधा हमला ना हो या उसके बहुत जरूरी हित मतलब कोर इंटरेस्ट खतरे में ना हो। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन क्या आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है, पूरी तरह तटस्थ रहना प्रैक्टिकल है? खासकर जब आपके साथी देश किसी एक तरफ हों। सही सवाल है और स्रोत भी इस पर बात करता है। वो इसे चयनात्मक जुड़ाव या सिलेक्टिव एंगेजमेंट कहता है। चयनात्मक जुड़ाव मतलब तटस्थ रहते हुए भी भारत जरूरत पड़ने पर कुछ देशों को जैसे अमेरिका, फ्रांस या रूस इनको मदद दे सकता है पीछे से। हाँ, जैसे लॉजिस्टिक्स में मदद या इंटेलिजेंस शेयरिंग या फिर कूटनीतिक समर्थन। लेकिन ये सब हालात पर निर्भर करेगा, कौन किसके साथ है, जमीनी हकीकत क्या है, उस हिसाब से। अच्छा, और अगर भारत सीधी लड़ाई से बच पाता है तो क्या कूटनीति में उसकी कोई खास भूमिका हो सकती है? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत का एक बहुत दिलचस्प पॉइंट ये है कि भारत एक अहम मध्यस्थ या शांतिदूत बन सकता है। मध्यस्थ? हाँ, क्योंकि भारत के रिश्ते पश्चिम से भी ठीक हैं और ग्लोबल साउथ जैसे अफ्रीका, आसियान, ब्रिक्स इनसे भी। तो इस स्थिति का फायदा उठाकर वो शांति बहाली की कोशिशों में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। शायद यूएन या G20 जैसे मंचों के जरिए। हाँ बिल्कुल, इन मंचों का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब आते हैं सैन्य मोर्चे पर। स्रोत में रक्षात्मक मुद्रा या डिफेंसिव पोस्चर की बात कही गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा है, पहली प्राथमिकता अपनी सुरक्षा, अपनी सीमाओं की हिफाजत। अगर हमला हुआ तो फिर पूरी ताकत से जवाब। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, परमाणु हथियार भी हैं, एयरफोर्स, नेवी सब मजबूत हैं और अब तो साइबर और स्पेस क्षमताएं भी बढ़ रही हैं। हाँ, ये साइबर वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो पहला जोर अपनी सीमाओं की रक्षा पर होगा, खासकर चीन और पाकिस्तान वाली सीमाएं। और कोशिश यही रहेगी कि ग्लोबल लड़ाई में बेवजह न फंसा जाए। अच्छा, ये जो आपने साइबर की बात की, आजकल तो युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं होते, तकनीक का क्या रोल रहेगा? स्रोत इस पर क्या कहता है? हाँ, ये बहुत अहम है। स्रोत बताता है कि भारत का जो आईटी और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर है वो काफी मजबूत है। हाँ, वो तो है। तो भारत ना सिर्फ अपना बचाव कर सकता है, बल्कि साइबर जासूसी, इंटेलिजेंस जमा करने या शायद दुश्मन के नेटवर्क में सेंध लगाने जैसे कामों में भी मदद कर सकता है। और सॉफ्टवेयर, ड्रोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इसमें भी? हाँ हाँ, इन सब में भी भारत एक बड़ा सप्लायर बन सकता है, एक तरह से टेक्नोलॉजिकल बैकबोन। और मानवीय मदद, आर्थिक पहलू? हाँ, वो भी। स्रोत ये संभावना जताता है कि भारत शरणार्थियों के लिए, मेडिकल एड के लिए एक हब बन सकता है। सप्लाई चेन अगर बिगड़ती है तो भारत वैकल्पिक रास्ते दे सकता है, जैसे खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ। बिल्कुल। फार्मा और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के मजबूत है, तो खाना, दवा, यहाँ तक कि ऊर्जा सप्लाई में भी भारत अहम रोल निभा सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, भारत के जो पहले से रक्षा समझौते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड वगैरह, एक तरफ श्रुत तटस्थता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये गठबंधन भी है। ये दोनों बातें साथ कैसे चलेंगी? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। सूत मानता है कि ये समझौते काम आ सकते हैं, जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या एक दूसरे के बेस इस्तेमाल करना, सप्लाई में मदद, ये सब हो सकता है। खासकर अगर चीन शामिल हो युद्ध में। हाँ बिल्कुल। अगर चीन किसी आक्रामक गुट में है तो क्वाड का इस्तेमाल उसके खिलाफ तालमेल बिठाने में हो सकता है। स्रोत इस टेंशन को पूरी तरह सुलझाता तो नहीं, पर इशारा करता है कि भारत का कदम हालात के हिसाब से उठेगा।
ये समझौते उसे विकल्प देते हैं, बांधते नहीं, शायद। समझ गई। और जाहिर है इस सब में भारत के लिए जोखिम भी कम नहीं होंगे। हाँ, जाहिर है। स्रोत साफ साफ बताता है, एक तो चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से एक साथ दबाव पड़ सकता है, LAC पर, LOC पर। टू फ्रंट सिचुएशन। दूसरा, व्यापार के रास्ते बंद हो सकते हैं, जैसे खाड़ी से तेल आना बंद हो जाए या पश्चिम को एक्सपोर्ट रुक जाए। अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। और अंदरूनी तौर पर? हाँ, वो तीसरा खतरा है। अगर युद्ध दुनिया को मान लीजिए धर्म या राजनीति के आधार पर बांट देता है, तो देश के अंदर भी तनाव बढ़ सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो स्रोत से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? मोटे तौर पर यह कि भारत की पहली कोशिश होगी तटस्थ रहना, शांति और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना। लेकिन अगर उसकी संप्रभुता पर या उसके मुख्य हितों पर बात आई, तो उसे संघर्ष में खिंचना पड़ सकता है। और उस सूरत में वो साइबर, इंटेलिजेंस, मानवीय मदद और कूटनीति में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और हाँ, अगर चीन आक्रामक होता है, तो भारत का झुकाव लोकतांत्रिक देशों की तरफ होने की संभावना ज्यादा है, भले ही वो औपचारिक गठबंधन में ना जाए। वाकई ये विश्लेषण दिखाता है कि भारत की स्थिति कितनी जटिल है। एक तरफ तटस्थ रहने की इच्छा, दूसरी तरफ मौजूदा समझौते और पड़ोसियों का दबाव। बिल्कुल। और यहीं से वो एक सवाल खड़ा होता है जो स्रोत सीधे नहीं पूछता, पर जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या? कि ये जो मौजूदा रक्षा समझौते हैं और चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों का जो दबाव है, उसे देखते हुए भारत असल में अपनी रणनीतिक तटस्थता को कब तक कायम रख पाएगा, कितने समय तक? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत पड़ेगी।